नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल में। और आज लेकर के आए आपके सामने फिर से वही जीके का डिस्कशन। और आज का जो जीके क्लास का डिस्कशन होगा वो 25 अगस्त के शिफ्ट 1 का डिस्कशन किया जाएगा। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी रेडी हैं? तो क्लास शुरू करें इससे पहले आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को। और जिन जिन अभ्यर्थियों का आज एग्ज़ाम रहा है, यानी कि आज 30 अगस्त को, उन सभी को शुभकामनाएं और बेहतर तरीके से। और उम्मीद है मुझे कि आप सभी ने बढ़िया किया होगा। और यदि किसी कारणवश यदि आप बढ़िया नहीं भी कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे अभी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, इसके लिए कभी टूटना मत, इसके लिए कभी रुकना मत। तो प्यारे अभ्यर्थियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला प्रश्न है कि सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई थी? तो प्यारे अभ्यर्थियों, देश की जो जीडीपी थी यानी जो वृद्धि दर थी, मुख्य रूप से विनिर्माण, सेवा तथा व्यापार के क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से चालू हुई। और वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में प्यारे अभ्यर्थियों 7.3% तक रही थी। लेकिन इसमें प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो 8% की वृद्धि हुई थी। हम कह सकते हैं कितने प्रतिशत की? तो 8% की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश प्यारे अभ्यर्थियों औसतन 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। बात करें तो प्रकाश की जो गति होती है, तो प्रकाश 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। और बात करें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो औसतन 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ये प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन में देखी थी, यानी यूनाइटेड किंगडम में देखी थी प्यारे अभ्यर्थियों। तो यूनाइटेड किंगडम से ही हमने क्या किया है, इस प्रणाली को अपनाया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमपीसी का जो पूर्ण रूप होता है प्यारे अभ्यर्थियों, उसका पूर्ण रूप होता है एमपीसी का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो भारत सरकार द्वारा गठित एक कमेटी है, जिसका गठन प्यारे अभ्यर्थियों 27 जून 2016 को ब्याज दर निर्धारण को उपयोगी बनाने तथा इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसका गठन किया गया था। तो एमपीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? एमपीसी का फुल फॉर्म हुआ प्यारे अभ्यर्थियों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगला प्रश्न है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक जो पुस्तक है प्यारे अभ्यर्थियों, ये बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। विनय पिटक जो पुस्तक है ये बौद्ध संघ के नियमों से क्या है, संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो जीडीपी डेटा की जो गणना और जारी करने के लिए जो संगठन जिम्मेदार होता है प्यारे अभ्यर्थियों, वो होता है आपका NSO। इसे कहते हैं हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 2006 को हुई। सांख्यिकी नीतियां तैयार करने एवं मानक तय करने के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने हेतु प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों फ्योडोर दोस्तोवस्की ने प्यारे अभ्यर्थियों आपका अपना नॉवेल क्राइम एंड पनिशमेंट लिखा था। अगला प्रश्न है, लाओस की राजधानी क्या प्यारे अभ्यर्थियों? तो लाओस की जो राजधानी है वो है वियंतियाने। और लाओस की जो मुद्रा है प्यारे अभ्यर्थियों वो है आपकी लाओकिप। लाओकिप जो है लाओस की क्या है, मुद्रा है, और वियंतियाने लाओस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार हेतु जिम्मेदार है? तो जब बात प्यारे अभ्यर्थियों व्यापार की आ जाए तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्यारे अभ्यर्थियों इस व्यापार संगठन के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें तो WTO की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर कितनी है प्यारे अभ्यर्थियों? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग जो है तो आपकी 18% जीएसटी लगती है। और जीएसटी काउंसिल में सदस्य कितने होते हैं? तो जीएसटी काउंसिल में आपके
33 सदस्य होते हैं। ठीक है, अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? तो अनुसंधान का पहला चरण होता है प्यारे विद्यार्थियों आपका समस्या की पहचान करना। ठीक है, समस्या की सबसे पहले समस्या की पहचान करना, उस समस्या का हल ढूंढना, उसके लिए एक शोध तैयार करना, शोध करना और फिर उसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना, ये किसी अनुसंधान यानी रिसर्च करने के कुछ प्रमुख स्टेप होते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के मानव अधिकार क्या कहलाते हैं? तो 18 वर्ष से अगर आयु के 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के अगर मानव अधिकार हैं तो उन्हें हम बाल अधिकार की संज्ञा देते हैं। और सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? तो सूक्ष्म सिंचाई आपकी जनवरी 2006 में शुरू की गई थी प्यारे विद्यार्थियों। बात करें तो यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत कृषि मंत्रालय द्वारा CSSS के रूप में शुरू की गई थी प्यारे विद्यार्थियों। तो हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म सिंचाई जो योजना है ये आपकी जनवरी 2006 से शुरू की गई थी। सोशल मीडिया पर TBT क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो सोशल मीडिया पे TBT का अर्थ होता है थ्रो बैक थर्सडे। थ्रो बैक थर्सडे होता है प्यारे विद्यार्थियों, मतलब कि एक विशेष प्रकार का इंटरनेट एक ट्रेंड है प्यारे विद्यार्थियों, एक हैशटैग होता है जिसका प्रयोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि में लोग गुरुवार के दिन अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए पुरानी तस्वीरों के साथ एक शेयर करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसे TBT एक हैशटैग होता है, जिसे हम हैशटैग TBT यानी कि थ्रो बैक थर्सडे के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग प्यारे विद्यार्थियों जीन का संपादन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का जो विषय है प्यारे विद्यार्थियों, इसे मैंने अपने GK कुछ क्लास में पढ़ाया था प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप मेरे इस चैनल के अगर आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको GK क्विज की प्लेलिस्ट मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें मैंने किसी एक क्लास में लगभग उसमें टोटल लगभग 100 वीडियो हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। बात करें तो उनमें से किसी एक क्लास में मैंने राष्ट्रीय समुद्री दिवस जब ये मनाया जाता है उसी के समय जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस के ही आसपास जो मैंने इसके थीम को बताया था प्यारे विद्यार्थियों, और उसका थीम है प्यारे विद्यार्थियों भविष्य को नेविगेट करना, यानी नेविगेट द फ्यूचर फर्स्ट, सिक्योरिटी फर्स्ट, यानी कि सुरक्षा पहले। तो इसका राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय होता है प्यारे विद्यार्थियों कि भविष्य को नेविगेट करना यानी सुरक्षा पहले। अगला प्रश्न है पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो पूर्व परीक्षण जो सम्मेलन था इसका लक्ष्य था प्यारे विद्यार्थियों कि परीक्षण की तैयारी और मतलब कि निपटान विकल्पों पर चर्चा करने हेतु। ठीक है, ये इसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। और बात करें कि किस सोशल मीडिया और जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने आदि या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो उसे हम कहते हैं साइबर धमकी। यानी जो साइबर धमकी होती है इसे सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग से डराने, धमकाने, उत्पीड़न आदि करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य किया जाता है, उसे हम साइबर धमकी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में AI की क्या भूमिका है प्यारे विद्यार्थियों? यानी AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों AI की जो भूमिका होती है यह नवाचार मतलब कि नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। यानी कि आपका जो AI है ये उत्पादकता है, नवाचार है और मतलब कि आर्थिक विकास आदि को क्या करता है? प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण क्या था प्यारे विद्यार्थियों? तो महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह का उदाहरण था वो आपका चंपारण था। चंपारण जो आंदोलन किया था प्यारे विद्यार्थियों महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ला के आह्वान पर, चंपारण यानी बिहार में 1917 में किया था और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह का एक उदाहरण था। इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह के अन्य बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे आपका खेड़ा आंदोलन हो गया 1918 का। बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर के नेतृत्व समर्थन में उन्होंने 1918 में किया था। और एक और सत्याग्रह हुआ था जिसमें गांधी जी की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई थी, 1928 में आपने पढ़ा होगा बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये प्यारे विद्यार्थियों क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है प्यारे विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, क्षेत्रों, सीमाओं आदि में नाम परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो वो है प्यारे विद्यार्थियों आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि अपने ही राज्य में से किसी एक संघ के ही किसी राज्य का क्या करना, सीमा परिवर्तन करना, उसमें कुछ भौतिक परिवर्तन कर देना। साथ ही साथ बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो उनमें नाम का परिवर्तन कर सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 3 से संबंधित है। और
यदि किसी विदेशी राज्य का अगर हम अपने राज्य में विलय कर लें, ये कहलाता है आपका आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि रबी की जो फसलें हैं ये सर्दियों में बोई जाती हैं और अप्रैल से कब तक काट ली जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, सर्दियों में ये बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में, और अप्रैल से जून तक काट ली जाती हैं। ठीक है, मई मत करिएगा, जून तक काटी जाती है प्यारे विद्यार्थियों। तो सही उत्तर होगा आपका जून। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स का उद्देश्य क्या है। तो भारत में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो NSG हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आतंकवाद विरोधी, अपहरण विरोधी अभियान चलाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ VVIPs को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है प्यारे विद्यार्थियों। तो उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। SO2 जो है ये आपका मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी पवन ऊर्जा का नाम आएगा और दुनिया में अगर सबसे बड़ा उत्पादक पूछेगा तो आपको कहना है कि जो चीन है वो पवन ऊर्जा की दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश है, तो चीन है। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं श्रीमान जगदीप धनखड़ जी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न कहता है 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है। तो 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य था प्यारे अभ्यर्थियों कि असैनिक परमाणु ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में परस्पर एक दूसरे देशों का सहयोग करना। ये भारत और जापान नागरिक परमाणु समझौते का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न कहता है किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं। तो किसी देश के अंदर लोगों के आने जाने आवाजाही को प्यारे अभ्यर्थियों माइग्रेशन कहा जाता है। इसे हिंदी में हम प्रवास के नाम से जानते हैं, इसे प्रवास कहते हैं। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो प्यारे अभ्यर्थियों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1920 में की गई थी। सर सैयद अहमद खां द्वारा क्या किया गया था। सर सैयद अहमद खां ने 1875 में अलीगढ़ में ही एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय का मतलब स्थापना की थी। बाद में यही एंग्लो ओरिएंटल स्कूल आगे चल करके 1820 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। अगला प्रश्न कहता है कि यूपी का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। तो यूपी का जो शहर है वो हिंदी और संस्कृत भाषाओं में शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है आपका वाराणसी। यानी कि जो वाराणसी है यानी जो बनारस है वो यूपी का ऐसा शहर है जो हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि 1998 में आर्थिकी का नोबेल पाने वाले भारतीय कौन थे। तो 1998 में आर्थिकी का नोबेल पाने वाले प्यारे अभ्यर्थियों जो भारतीय जो अर्थशास्त्री थे वो थे आपके अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न कहता है कि जेन आयर किस लेखक ने लिखी थी। तो जेन आयर नामक जो पुस्तक है प्यारे अभ्यर्थियों ये आपके चार लोट बांटे द्वारा इसको लिखा गया था प्यारे अभ्यर्थियों। और अगला प्रश्न है कि ट्विटर एक किस प्रकार का आधारित संचार मंच है। बहुत सारे लोगों ने इसमें चैट ऑप्शन को सही किया होगा जो कि गलत है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो SMS जो सुविधा है ये ट्विटर एक SMS पर आधारित एक संचार मंच है, चैट गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें तो जो लिपुलेख दर्रा है प्यारे अभ्यर्थियों ये भारत में कहाँ पर स्थित है। तो ये भारत में उत्तराखंड में स्थित है। और बात करें तो ये भारत चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में क्या करता है कि सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका चीन। अगला प्रश्न है दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो दक्षिण कोरिया में वान मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है, वान मुद्रा। और अगले प्रश्न की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो अगला प्रश्न है आपका और अगला प्रश्न होता है प्यारे अभ्यर्थियों कि ऐसा किस चीज़ का आक्रमण होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो उसे प्यारे अभ्यर्थियों हम मालवेयर का अटैक बोलते हैं। यानी जब मालवेयर का अटैक होता है तब कोई भी PC कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क जो है कंप्यूटर वायरस से क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है यानी संक्रमित हो जाता है। प्यारे अभ्यर्थियों कल की क्लास में आपसे मिलता हूँ मैं 25 अगस्त के शिफ्ट 2 को लेकर के, और फिर इसके बाद आज के प्रश्नों पत्रों को जो है तो हल करवाएंगे। ठीक है, तो क्रमबद्ध तरीके से इस सीरीज को कंटिन्यू जारी किए रहेंगे जब तक पूरे सभी जो है तो क्वेश्चंस का एनालिसिस हम नहीं कर लेते, सभी डे और सभी शिफ्टों का एनालिसिस नहीं कर लेते। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।